हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं एटॉमिक फिजिक्स का पार्ट 5। दिस इज़ पार्ट 5 ऑफ एटॉमिक फिजिक्स। इसमें हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देन वी विल स्टडी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, अगर हम लोग एनर्जी स्टेट ड्रॉ करें सो एनर्जी स्टेट वुड बी, एनर्जी स्टेट को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें सो दिस इज द एनर्जी स्टेट 1, दिस इज एनर्जी स्टेट 2, दिस इज एनर्जी स्टेट 3, दिस इज एनर्जी स्टेट 4, दिस इज एनर्जी स्टेट 5. सो दिस इज n equal to 1, this is n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, n equal to 5. Okay, energy of nth energy state is given by, energy state is given by En is equal to minus 13.6 z square by n square. So energy of each energy state can be found out by using this formula. अब हमने बोर मॉडल में पढ़ा था, बोर मॉडल में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन नीदर एब्जॉर्ब्स नॉर एमिट्स एनर्जी while revolving around the nucleus. ओके, ये हमने पढ़ा था क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी वो कह रही थी कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रेडिएट करना चाहिए, दैट इज एनर्जी इमिट करना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अंडरगोइंग द सर्कुलर मोशन. तो उसी को बोर के मॉडल ने कॉन्ट्राडिक्ट करा था और कहा था कि इलेक्ट्रॉन व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस वॉन्ट रिलीज और एब्जॉर्ब्स एनर्जी. ठीक है, बट अब यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का. बट दिस हैपेंस ओनली or this happens until the electron gains or lose certain specific amount of energy, specific amount of energy. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि so this is our nucleus and electron is revolving like this. So this is orbit number 1, this is orbit number 2, and let us take one more orbit, that is this is orbit number 3. now इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो सपोज इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है. तो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग कि while the electron is moving along this orbit, it won't release energy. but एनर्जी रिलीज कहने का मतलब है कि कंटिन्यूअस फैशन में एनर्जी रिलीज नहीं होगी. अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारा, तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक दिस पाथ. इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का जो रिलीजिंग है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा एंड द इलेक्ट्रॉन वॉन्ट लीव इट्स पेरेंट ऑर्बिट. ठीक है, बट इस ऑर्बिट और इस ऑर्बिट के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, अगर इलेक्ट्रॉन ने सीधे सीधे उतना एनर्जी रिलीज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन विल डायरेक्टली जंप टू दिस ऑर्बिट. ओके, यहाँ पे एग्जांपल्स आप समझ सकते हैं कि अगर ये हाइड्रोजन एटम है, से दिस इज अ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, E2 में है. तो E2 में एनर्जी कितना हो जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा हुआ ऑलरेडी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, और E1 में कितनी होती है एनर्जी, E1 में होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इनके बीच का एनर्जी का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का एनर्जी का डिफरेंस है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ पे रिवॉल्व करते हुए अगर इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करती है तो ये नहीं कर पाएगी. 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं कर पाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं कर पाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं कर पाएगी, इवन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नो, इट वॉन्ट रिलीज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बट इफ देयर इज सम स्कोप टू रिलीज
10.2 electron volt, electron will release that much of energy and come directly from this state to this state. यहाँ पर अगर देखें एनर्जी स्टेट डायग्राम से, तो इस स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करने का अगर स्कोप है, तो सो इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम दिस स्टेट टू दिस स्टेट. ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से E2 से E1 पे जंप कर जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो इफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम will have a scope to release 10.2 electron volt of energy, then it will release that much of energy and will transit to orbit 1, that is फर्स्ट एनर्जी स्टेट. इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी स्टेट में रिलीज कर जाएगी. इन एनी अदर केस अपार्ट फ्रॉम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनी अदर वैल्यू ऑफ एनर्जी won't be released by electron in second energy state of hydrogen atom. So do remember it कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी स्टेट में रिवॉल्व करते हुए एनर्जी रिलीज करती है, बट वो एनर्जी काफ़ी स्पेसिफिक होता है और उस एनर्जी के अलावा कोई दूसरी एनर्जी रिलीज नहीं हो सकती है. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी रिलीज करके किसी हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आती है तो इसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो आपने डी एक्साइटेशन समझा. अब इसी के जस्ट रिवर्स अगर चलेंगे हम लोग, दैट वुड बी नोन एज व्हाट, दैट वुड बी नोन एज एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स इन द फर्स्ट ऑर्बिट एंड दैट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट. अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें, अंडर नॉर्मल कंडीशन, अच्छा मेनी पीपल आर सेइंग डोंट राइट. अगर मैं लिखूंगा नहीं तो नोट वॉन्ट बी प्रिपेयर्ड एंड यू वॉन्ट बी एबल टू डाउनलोड द PDF नोट. और चूंकि इसमें हैंड राइटिंग भी उतनी अच्छी नहीं हो पाती, तो अगर आप लेक्चर देखते हो और नोट डाउनलोड करते हो तो कहीं पे अगर हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती है, सो यू विल बी एबल टू कैच व्हाट इट हैज़ बीन रिटेन ड्यूरिंग द लेक्चर. सो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट it's good to write because when you will study or when you will revise, then it would be helpful. So if you find it slow, you may fast forward it. Okay, so under the normal condition, electron in hydrogen atom or hydrogen like atom resides in the first energy state, and this energy state is known as what, ground state. इसको हम लोग बोलते हैं ground state. This energy state is known as ground state. ठीक है, अब now this is the nucleus and this is the ground state and electron is revolving around the nucleus. अब if certain amount of energy is given to the electron that is specific in some nature, okay, then the electron will be excited and will go from the lower orbit to higher orbit and excitation of electron is said to be occurred. ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग किस तरह से होता है कि जब तक इलेक्ट्रॉन E1 में है it won't release energy और absorb energy. ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एनर्जी देना हम लोग शुरू करें E1 में,
तो अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे, वी वुड इफ वी गिव 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोंट एक्सेप्ट. इफ वी गिव 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोंट एक्सेप्ट. ठीक है. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एटम ओनली हियर, hydrogen atom, and the similar will happen for the hydrogen like atom too. Okay, so what is the energy in E1? That is minus 13.6 electron volt. And what is the energy in E2? That is minus 3.4 electron volt. And what is the difference? Difference is 10.2 electron volt. इसीलिए हमने देखा कि अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ से रिलीज होती है तो इलेक्ट्रॉन सेकेंड से फर्स्ट में आ जाती है. उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि अगर इलेक्ट्रॉन को सप्लाई दे दी जाए, अगर एनर्जी इज सप्लाइड इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन विल बी एक्साइटेड एंड विल गो टू सम हायर ऑर्बिट एंड दैट ऑर्बिट इज द सेकेंड ऑर्बिट. ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन विल बी रिवॉल्विंग इन फर्स्ट orbit and won't release or absorb energy. Okay, but if certain specific energy is given, then electron will be excited and it will go to some higher energy state depending upon the amount of energy given. Depending upon the amount of energy given. Okay, depending upon the amount of energy given, and the electron is said to be in excited state. The electron is said to be in excited state. तो देखा हमने यहाँ पे कि अगर this is E1 that is n equal to 1, this is E2 that is n equal to 2, this is E3 that is n equal to 3, this is E4 that is n equal to 4. ठीक है, तो E1 में एनर्जी कितनी होती है? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. E2 में कितनी होती है? माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. E3 में कितनी होती है? माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. E4 में कितनी होती है? माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर इनके बीच में एनर्जी की डिफरेंस कितनी है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इनके बीच में एनर्जी की डिफरेंस कितनी है? ये हो जाएगा नियरली 1.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन है एंड वी गिव 10.2 electron volt to this electron, so this will be excited and this will go to E2 energy state, that is n equal to 2, and this is called first excited state. This is called first excited state. First excited state. Now if this much of energy is given, this much of energy, that is energy difference of n equal to 1 and n equal to 3, that is E3 minus E1 of energy is given, then the electron will be excited from first orbit to third orbit, and this third orbit is known as second excited state. Second excited state. So यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि for nth excited state, energy state would be what? तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि for nth excited state, the number of orbit would be n plus 1. ठीक है, अगर कहीं भी क्वेश्चन में कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन हैज बीन एक्साइटेड टू द सिक्स्थ ऑर्बिट. ओके, तो
तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर आपको ये चीज़ नॉलेज में नहीं है, इसमें कन्फ्यूज़ करते हैं, तो आप क्वेश्चन गलत सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ से एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्वालिटी की बात हमने कर ली कि किस तरह से एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन होती है। सो अब हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं कि हाउ मच एनर्जी इज नीडेड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन और हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट्स फ्रॉम सम हायर ऑर्बिट टू सम लोअर ऑर्बिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, excitation of electron in hydrogen and hydrogen like atom। ठीक है, हमने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम दोनों ही पढ़ लिया है, सो आई डोंट थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम होता होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द न्यूक्लियस एंड दीज आर द ऑर्बिट्स, दीज आर द ऑर्बिट्स। ओके, दीज आर द ऑर्बिट्स। ठीक है, ये रहा। अगर एनर्जी स्टेट को हम लोग नॉर्मली दिखाएं लाइन डायग्राम से, सो दिस इज व्हाट, दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज E3, दिस इज E4, दिस इज E5, दिस इज E6, E7 एंड सो ऑन। ओके, अब इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग एक्साइट कराते हैं, लेट अस से द इनिशियल state of electron or initial energy state of electron is Ni। okay, and electron is excited to some final state of electron is Nf। so electron was initially residing in Ni energy state and then electron was excited to go to some energy state that is equal to Nf। so how much energy will be needed? Energy needed to make this transition। ठीक है, तो सपोज दिस इज Ni एनर्जी स्टेट एंड दिस इज Nf एनर्जी स्टेट। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी इसकी कितनी होगी Ef एंड यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी इसकी Ei। इलेक्ट्रॉन from here is excited to go to this energy state। so electron was excited from Ni to Nf। ठीक है, तो इसको कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ी होगी, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं प्लस डेल E। ओके, so del E amount of energy has been supplied in order to make this transition। ओके, तो del E का वैल्यू कितना हो जाएगा, the energy in the final state minus energy in the initial state। so energy needed to make this transition is equal to final energy of electron minus initial energy of electron। ठीक है, तो फाइनल एनर्जी कितनी होगी, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एनर्जी इन nth एनर्जी स्टेट इज इक्वल टू व्हाट, -13.6 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फाइनल एनर्जी वुड बी व्हाट, -13.6 Z स्क्वायर बाय NF स्क्वायर माइनस एंड इनिशियल एनर्जी वुड बी -13.6 Z स्क्वायर बाय Ni स्क्वायर। ओके, सो व्हाट वुड बी द रिजल्ट, डेल E, एंड इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल ई बोलेंगे, जो कि हमने यहाँ पे देखा था कि डेल ई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग गिवन। सो डेल ई इक्वल टू व्हाट, डेल ई इक्वल टू दिस माइनस एंड माइनस वुड बी प्लस, सो 13.6 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर माइनस 13.6 Z स्क्वायर बाय NF स्क्वायर, दिस इज Ni स्क्वायर। ओके, सो डेल ई इक्वल टू व्हाट, 13.6 Z स्क्वायर इज कॉमन एंड 1 by Ni square minus 1 by Nf square। we know during excitation initial energy state is lower than the final energy state, so
1 by ni would be greater than 1 by nf, and this 13.6 is positive, z square is positive, and this whole term is positive. So this one is what? Positive. This one is what? Positive. This one is what? Positive, because 1 by ni greater than 1 by nf, so 1 by ni minus 1 by nf would be greater than equal to 0. ठीक है, तो यहाँ से डेल ई, यहाँ पे इक्वल टू हमने इसलिए नहीं दिया कि इक्वल टू दूंगा तो एन आई और एन एफ दोनों बराबर हो जाएंगी, तो एक्साइटेशन होगा ही नहीं. दैट्स वाई आई डिडंट गिव द इक्वल साइन. ओके, सो डेल ई इक्वल टू व्हाट? 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाय एन आई स्क्वायर माइनस 1 बाय एन एफ स्क्वायर. दिस फॉर्मूला इज फॉर द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, दिस फॉर्मूला इज फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो आई थिंक दिस इज क्लियर. तो कभी भी आपसे एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यू वुड बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. तो यहाँ मैं बस लिख दे रहा हूँ, ड्यूरिंग एक्साइटेशन एनर्जी नीडेड. ठीक है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, सो आई एम मार्किंग इट. ओके, नेक्स्ट है हमारा डी एक्साइटेशन. ठीक है, डी एक्साइटेशन है कि इफ दिस इज द न्यूक्लियस एंड दीज आर द ऑर्बिट्स. ओके, अगर इसको हम लोग लाइन डायग्राम से दिखाएं तो वी कैन शो दिस लाइक दिस. दिस इज n1 n2 n3 n4 n5 n6. ओके, तो सपोज दैट दिस इज n इनिशियल. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था हमारा, लाइक इलेक्ट्रॉन इज हेयर. दिस इज एन इनिशियल स्टेट में इलेक्ट्रॉन वाज हेयर एंड इट वाज रिवॉल्विंग. ओके, एंड इट वाज नीदर गेनिंग द एनर्जी नॉर emitting द एनर्जी. ठीक है, बट अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन, दिस इज द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी रिलीज करना पड़ा, तो देन इन दैट केस इलेक्ट्रॉन विल कम टू सम lower energy state, suppose that this one, and this is NF. So electron from this higher initial energy state came to some lower energy state, that is the final energy state, and during this process electron released certain energy. Some energy was released. Okay, and this whole process is known as de-excitation of electron from higher orbit and initial to lower orbit and final. ठीक है, n initial से n final में आया, and this process is what? De-excitation of electron. So this is an initial and let's say this is n final. So electron came from there to there and energy was released, del E energy. So energy would be what? EI, and here energy would be what? EF. So del E energy released. And how the del E would be calculated? So del E would be the difference between EI and EF. ठीक है, so during de-excitation energy is released, and that is calculated as del E equal to E initial minus E final. ठीक है, तो डेली का अगर वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें तो ई इनिशियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई इनिशियल वुड बी व्हाट? माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन आई स्क्वायर, एंड ई फाइनल वुड बी व्हाट? माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन एफ स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन आई स्क्वायर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन एफ स्क्वायर. So del E would be equal to minus 13.6 z square by ni square plus
13.6 z square by nf square. So daily would be equal to what? 13.6 z square and 1 by nf square minus 1 by ni square. So daily is equal to what? 13.6 z square 1 by nf square minus 1 by ni square. So this is the value of energy released during the de-excitation of electron. De-excitation of electron. अगर यहाँ हम लोग देखें तो NF is the lower state. NF क्या है हमारा? यहाँ से आप देख सकते हो NF is the lower state and Ni is the higher state. So NF is less than Ni. So 1 by NF would be greater than 1 by Ni and hence 1 by NF minus 1 by Ni is greater than 0. तो यहाँ से आप बता सकते हो कि this whole term is what? Positive. This is what? Positive and this is what? Positive. So यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि डेल ई और ये क्या है? रिलीज्ड है and this is equal to what? 13.6 z square 1 by nf square minus 1 by ni square. ठीक है. So this is the value of energy released when electron is de-excited from some higher orbit to some lower orbit. And what happens when excitation occurs? So this is the formula for excitation. During excitation, energy is needed and that energy is given as 13.6 z square 1 by ni square minus 1 by nf square. ठीक है. तो यहाँ देखा हमने कि जस्ट अपोजिट हो जाता है. क्यों? बिकॉज यहाँ पे लोअर टू हायर जा रहा है और यहाँ पे हायर टू लोअर आ रहा है. सो दीज टू एक्सप्रेशंस आर इम्पॉर्टेंट व्हेनेवर, जब भी आपको कहा जाए एनर्जी निकालने के लिए, जब एक्साइटेशन हो रही हो या डी एक्साइटेशन हो रही हो, तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत ही आराम से ये दोनों चीज़ कर सकते हैं. नाउ वी वुड स्टडी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. ठीक है. अंडर नॉर्मल कंडीशन हमने पहले भी बात की कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में ही रिसाइड करता है. अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर नॉर्मल कंडीशन द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम स्टेज इन ग्राउंड स्टेट. इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम stays in ground state. ठीक है. So this is the ground state. This is n equal to 1 and this is ground state. ठीक है. अब इस इलेक्ट्रॉन को दे दी गई कुछ एनर्जी. ठीक है. some energy is supplied to this electron that is equal to E equal to say 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? E1 इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. एंड दिस इज n इक्वल टू 2 सपोज एंड दिस इज n इक्वल टू 3. ठीक है. यहाँ पे जैसे ही इतनी एनर्जी दी गई तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा एंड इट विल गो टू ऑर्बिट नंबर 2, दैट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. ठीक है. एन इलेक्ट्रॉन केम हेयर. ओके. सो what is the energy here? E2 equal to what? minus 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जा रहा है? डिफरेंस इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतनी एनर्जी जैसे ही मिल गई इस इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन विल बी एक्साइटेड. बट द लाइफ टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट इज वेरी वेरी लेस and it is of the order of 10 to the power minus 8 second. So what is the lifetime of electron in the excited state? Lifetime of electron in excited state is of the order of 10 to the power minus 8 second. ठीक है. तो इतने देर के बाद इलेक्ट्रॉन फिर से डी एक्साइट होगी एंड इट विल रिटर्न बैक टू सम लोअर स्टेट. ठीक है. डिपेंडिंग अपॉन कि कितने लोअर स्टेट हैं इलेक्ट्रॉन के नीचे, एंड इलेक्ट्रॉन विल कम टू द लोअर स्टेट एंड ड्यूरिंग दिस डी एक्साइटेशन प्रोसेस द एनर्जी विल बी
रिलीज्ड, यहाँ पे अब एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, ओके, एंड दिस एनर्जी विल बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द टू ऑर्बिट फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग डी एक्साइटेड एंड द ऑर्बिट टू वेयर द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एनर्जी दी डेल ई इक्वल टू 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए सेकेंड एनर्जी स्टेट में गया, दैट इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एंड इलेक्ट्रॉन वहाँ पे अपने लाइफ टाइम पूरी करने के बाद फिर से डी एक्साइट होकर नीचे आ गई, दैट इज ग्राउंड स्टेट, एंड दैट मच ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज, जो कि इनके बीच का एनर्जी गैप है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से कि इलेक्ट्रॉन हायर से किन किन लोअर ऑर्बिट में डी एक्साइट हो रही है, डिफरेंट वेवलेंथ के फोटॉन्स इमिट होते हैं, एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट अ स्पेक्ट्रम, एंड दैट स्पेक्ट्रम इज नोन एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम स्टेज इन ग्राउंड स्टेट, तो यहाँ हम लोग इसको पूरा करते हैं, बट इफ सम, जो हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा है, स्पेसिफिक एनर्जी इज गिवन, द इलेक्ट्रॉन विल go to some excited state or say higher energy state, and what will happen after that? So lifetime of electron in that excited state would be very very less, and it is of the order of 10⁻⁸ second, and after that electron will de-excite and will come to lower energy states, and during this transition energy equal to the energy gap of two energy state is released in the form of photons. जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। अब डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी एनर्जी है, फोटोन का वेवलेंथ होगा, एंड डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इट वुड बी विजिबल और इनविजिबल, जो कि हम लोग आगे देखने जा रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह से जो है डिफरेंट फोटोन रिलीज होते हैं। सो फोटोन्स ऑफ डिफरेंट wavelength is released during this electron transition from higher to lower states. We are writing here states because higher स्टेट में है, अगर इलेक्ट्रॉन सपोज फिफ्थ एनर्जी स्टेट में है, तो वहाँ से पॉसिबिलिटी है कि दैट विल कम टू फोर्थ एनर्जी स्टेट, दैट विल कम टू थर्ड एनर्जी स्टेट, दैट विल कम टू सेकेंड एनर्जी स्टेट। सो वी विल स्टडी दिस। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है लोअर स्टेट्स। सो फोटोन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इज रिलीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम हायर टू लोअर स्टेट, एंड स्पेक्ट्रम इज constituted by photons of different frequency or wavelength, and this spectrum is known as हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है।
तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग एनर्जी स्टेट एक बार हम लोग फिर से देखें, दिस इज़ E1, दिस इज़ E2, दिस इज़ E3, E4, E5, E6, E7, E8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे है और इसको हम लोग एक्साइट करवा के सपोज 7th एक्साइटेड स्टेट में हम लोग भेज देते हैं। किसमें? इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाया जाता है कहाँ से? फर्स्ट एनर्जी स्टेट टू 7th एनर्जी स्टेट, ठीक है। हमने एक्साइट करवा दी, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपना लाइफ टाइम पूरा करेगा और इलेक्ट्रॉन उसके बाद डी एक्साइट होगा। नाउ द इलेक्ट्रॉन कैन ईदर कम टू 6th एनर्जी स्टेट, or it can come to 5th energy state, or it can come to 4th energy state, or it can come to 3rd, or it can come to 2nd, or it can come to 1st। तो यहाँ पर हमने देखा कि द एनर्जी जो है डिफरेंट ट्रांजिशन के लिए डिफरेंट होगी, एंड हेंस द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड वुड बी डिफरेंट। तो इस तरह से बहुत सारी लाइंस बनेंगी हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ, हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ। तो वेवलेंथ अगर डिफरेंट है तो इंटेंसिटी भी डिफरेंट होगी, क्योंकि सबों की एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, क्योंकि इसमें लाइंस ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी आर मेड ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट्स, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रॉन की हम लोग एक्साइटमेंट कराई हम लोगों ने 1st to 7th, एंड डी एक्साइटेशन में क्या होगा? डी एक्साइटेशन में क्या होगा कि 7th to या तो 6th पे आ जाएगा, या फिर 7th to 5th पे आ जाएगा, 7th to 4th, 7th to 3rd, और 7th to 2nd, और इवन 7th to 1st। तो इस तरह से हमने देखा कि फोटोन्स ऑफ डिफरेंट wavelength will be emitted and a spectrum is made, ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। नाउ if electron is de-excited from initial energy state, that is Ni, to some final energy state Nf, then depending upon the final energy state, the spectral line will be named. The spectral line will be named like, जैसे कि if final state is 1, final state is 1, ठीक है। तो इस केस में जो सीरीज होगा इसका नाम होगा लेमन, ठीक है। अगर फाइनल स्टेट हमारा कितना है? इफ फाइनल स्टेट इज 2, ठीक है, तो इस केस में जो सीरीज होगा इसका नाम होगा बामर सीरीज, ठीक है। ये हमने बात भी करी हुई है जब हम लोग स्टार्ट किया था, जब लोगों ने एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है। द थर्ड वन, इफ द फाइनल एनर्जी स्टेट इज 3, then the series will be named as Lemon Balmer Paschen. If n is equal to 4, then it is known as bracket. If n is equal to 5, then it is known as P fund, ठीक है। लेमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पी फंड सीरीज, ठीक है। इसको हम लोग बनाना अगर चाहें तो हम लोग कुछ ऐसे बना सकते हैं, इसको डायग्राम में दिखा सकते हैं। दिस इज द एनर्जी स्टेट्स, दिस इज एनर्जी स्टेट 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5,
this is 6, this is 7 and so on. ठीक है. So if electron is de-excited from second to first or third to first or fourth to first or fifth to first or sixth to first or seventh to first, so these set of line or any higher orbit, that is suppose this is nth orbit, this is nth orbit, so this is nth to first, so this whole set of line would be called Lyman series. ठीक है. सिमिलरली अगर सेकेंड पे आता है हमारा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम थर्ड और फ्रॉम फोर्थ और फ्रॉम फिफ्थ और फ्रॉम सिक्स्थ और फ्रॉम सेवन्थ और फ्रॉम nth, सो दिस वुड बी कॉल्ड बामर सीरीज. ठीक है. इसी तरह से थर्ड पे अगर आएगा तो ये हो जाएगा पास्चन. ठीक है. सो डिपेंडिंग अपॉन कि इलेक्ट्रॉन फाइनली किस एनर्जी स्टेट पे आ रहा है डी एक्साइट होके, दो सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन वुड बी नेम्ड एंड अकॉर्डिंग टू दैट दीज सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आर कॉल्ड Lyman, दीज आर कॉल्ड बामर, दीज आर कॉल्ड पास्चन. और जो फोर्थ पे आएंगे उसको हम लोग बोलेंगे ब्रैकेट, जो फिफ्थ पे आएंगे उसको हम लोग बोलेंगे पीफंड. तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से स्पेक्ट्रल लाइन की नेमिंग होती है. सो नाउ वी आर टू कैलकुलेट द energy of different spectral lines. ठीक है. तो एनर्जी हमने जाना कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सम हायर एनर्जी ऑर्बिट, हायर एनर्जी स्टेट इज कमिंग टू सम लोअर एनर्जी स्टेट, higher energy state to coming to some lower energy state. This is n1 and this is n2, and during this process energy is emitted and in the form of photon, and we are to calculate the energy of that photon. So energy would be given as the difference between the energy of the two energy state. ठीक है. तो यहाँ पे जो एनर्जी है ऑफ फोटोन, दैट इज energy of photon will be the difference between the energy of the energy states. ठीक है. तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो जाएगी? एनर्जी ऑफ फोटोन हो जाएगी एनर्जी ऑफ स्टेट 1 minus energy of state 2. So this is at higher energy state, this is at lower energy state, so E1 minus E2. तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी हो जाएगी? E1 क्या होगा? E1 हो जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और E2 कितना हो जाएगा? -13.6 जेड स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर, दिस इज n1 स्क्वायर. सो -13.6 जेड स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर माइनस -13.6 जेड स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर. ठीक है. तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी हो गई? -13.6 जेड स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर. सो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 बाय n2 स्क्वायर माइनस 1 बाय n1 स्क्वायर. और यहाँ से देखें हम लोग कि n2 इज लेस देन n1, सो 1 बाय n2 वुड बी ग्रेटर देन 1 बाय n1, हेंस 1 बाय n2 माइनस 1 बाय n1 इज ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव. ये पूरा टर्म क्या है? पॉजिटिव. ये पूरा टर्म क्या है? पॉजिटिव, एंड दिस टर्म इज पॉजिटिव. हेंस वी कैन से द होल एनर्जी ऑफ फोटोन इज पॉजिटिव एंड हेंस द एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड. ठीक है. तो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया कि E ऑफ फोटोन इज 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाय n2 स्क्वायर माइनस 1 बाय n1 स्क्वायर, जहाँ पे n1 क्या है? इनिशियल स्टेट है, और n2 क्या है? फाइनल स्टेट है. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन फॉर एनी स्पेक्ट्रल लाइन. -13.6 जेड स्क्वायर 1 by n2 square minus 1 by n square, where n2 is what? n2 is final energy state and n1 is initial energy state.
इसको चाहे हम लोग N2 और N1 को हम लोग Ni और Nf के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? जेड स्क्वायर, N2 क्या है? फाइनल है, तो क्या लिखेंगे? 1/NF² माइनस 1/Ni स्क्वायर। सो बेटर टू रिमेंबर दिस और दिस, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप वो याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोगों ने जिस फॉर्म में पढ़ी होती है उन्हें उसी फॉर्म में पढ़ना अच्छा लगता है। अगर किसी ने इस फॉर्म में पढ़ा हुआ है पहले से तो दे कैन रिमेंबर दिस फॉर्म, और किसी ने अगर इस फॉर्म में पढ़ा है दे कैन रिमेंबर दिस फॉर्म। अब डिपेंडिंग अपॉन दिस on the basis of this formula we can derive the expression for different spectral line, that is first for लेमन। तो लेमन में फाइनल एनर्जी स्टेट क्या होती है? फाइनल एनर्जी स्टेट लेमन के अंदर क्या होती है? NF इज इक्वल टू व्हाट? 1। हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा E इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/Ni स्क्वायर। ठीक है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13.6 जेड स्क्वायर 1 माइनस 1/Ni स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेमन सीरीज। इसी तरह से आप बामर सीरीज के लिए भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। कैसे? बामर के लिए NF की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, और यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा हमारा E इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग 2 का वैल्यू पुट करेंगे, NF इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा? 1/4 माइनस Ni स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर बामर। इसी तरह से आप पास्चन के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे NF इक्वल टू कितना हो जाता है? 3 हो जाता है, तो E वुड बी इक्वल टू व्हाट? 13.6 जेड स्क्वायर 1/9 minus 1/Ni स्क्वायर। सो इन दिस वे यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द फॉर्मूला फॉर ब्रैकेट एंड पी फंड सीरीज। तो वहाँ पे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 1/16 एंड पी फंड में 1/25। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट दैट टू। ओके, नाउ वी आर टू कैलकुलेट द wavelength of photon corresponding to the different spectral line, हमने ऑलरेडी पढ़ा अभी कि एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होगी हमारी? E इज इक्वल टू व्हाट? 13.6 जेड स्क्वायर 1/NF स्क्वायर माइनस 1/Ni स्क्वायर। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी। एनर्जी का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, E इक्वल टू hc/λ, बट दिस इज इन जूल, और ये एनर्जी हमारा किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी विल हैव टू कन्वर्ट दिस जूल इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? hc/λ E इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी of photon in electron volt. So now let us equate this energy to this energy. So hc/λ E would be equal to what? 13.6 z square 1/NF square minus 1/Ni square, and 1/λ would be equal to 13.6 z square by hc, and E would be equal to, sorry, E would be here. So 13.6 z square E by hc, and this is 1/NF square minus 1/Ni square, and the value of this one is equal to 1.1 into 10 to the power 7 and 1/NF square minus 1/Ni square. This 1.1 into 10 to the power 7 is known as Rydberg constant. Rydberg constant, so, and given as R. 1/λ is equal to R 1/NF square minus 1/Ni square. So this is the formula to find the wavelength of the photon corresponding to some spectral line. Depending upon the final energy state, the spectral line will be decided, and the wavelength of that spectral line would be given according to this formula. ठीक है, तो अगर यहाँ पे भी चाहें आप तो 1/λ लेमन कैसे लिख सकते हैं? 1/λ लेमन को लिख सकते हैं 1/R 1 माइनस 1/Ni स्क्वायर। इसी तरह से 1/λ बामर को कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 1R 1/4 माइनस 1/Ni स्क्वायर। इस तरह से आप पास्चन और आगे के लिए भी लिख सकते हो।
ठीक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर बामर सीरीज, अच्छा एक चीज़ और, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ दिस आर, द यूनिट ऑफ आर, ये क्वांटिटी क्या है, दिस इज यूनिटलेस, दिस क्वांटिटी इज व्हाट, यूनिटलेस। अगर ये यूनिटलेस है तो, और ये क्या है 1 बाय लैम्डा, तो 1 बाय लैम्डा का यूनिट क्या आ जाएगा, लैम्डा का यूनिट होता है मीटर, सो 1 बाय लैम्डा वुड बी व्हाट, मीटर इनवर्स, एंड 1 बाय लैम्डा एंड दिस आर विल हैव द सेम यूनिट, सो यूनिट ऑफ आर वुड बी इक्वल टू व्हाट, 1 बाय लैम्डा का यूनिट and this is equal to meter inverse. So unit of R is meter inverse. So don't be confused. For Balmer series, the initial orbit would be what, n greater than 2, and final would be what, 2. ठीक है, so this is suppose 1, this is n1, this is n2, this is n3, n2, n3, n4, n5, ठीक है। अब अगर बामर सीरीज बन रहा है थर्ड टू सेकेंड ट्रांजिशन से, इफ इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग ट्रांजिटेड फ्रॉम थर्ड टू सेकेंड एंड बामर सीरीज इज बीइंग मेड, दिस इज कॉल्ड H alpha line. If electron is transiting from fourth to second, this is called H beta line. तो कभी कभी अगर आपको डायरेक्टली पूछ दिया जाए कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ H अल्फा लाइन एंड व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ H बीटा लाइन, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि फॉर H अल्फा लाइन, ये क्या है, पहली बात तो ये बामर स्पेक्ट्रम है, ठीक है, और H अल्फा लाइन के लिए NF की वैल्यू होती है कितनी, 2, और NI की वैल्यू होती है 3। उसी तरह से H बीटा लाइन के लिए जो बामर सीरीज है, NF की वैल्यू होती है 2, NF तो हमेशा बामर में 2 ही होगा, जबकि NI की वैल्यू होती है कितनी, 4। तो इसको बोलेंगे हम लोग H बीटा लाइन। तो कभी अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ H बीटा लाइन और H अल्फा लाइन, तो वेवलेंथ ऑफ H अल्फा लाइन वुड बी इक्वल टू व्हाट, 1 रेडबर्ग कांस्टेंट R 1 बाय NF इज व्हाट 2, 1 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय NI इज इक्वल टू व्हाट, फॉर H अल्फा लाइन NI इज इक्वल टू व्हाट 3, सो दिस इज 3 का स्क्वायर। सो wavelength of H alpha line, 1 by lambda of H alpha is equal to R 1 by 4 minus 1 by 9। इसी तरह से wavelength of H beta line, ये क्या आ जाएगा, 1 by lambda H beta is equal to what, R, इनिशियल क्या हो जाएगा 1 बाय 2 का स्क्वायर और फाइनल कितना है 4 का स्क्वायर। सो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ H beta line. So in this way we have calculated the energy of different spectral line and the wavelength of different spectral line, and we also knew the concept of H alpha and H beta about the Balmer series, and Balmer series has been discovered long before in 1885 only. So in this chapter we have studied the excitation and de-excitation of electrons. We have studied the hydrogen spectrum. Here we studied the excitation of electron, and then we studied the de-excitation of electrons. Okay, then we studied the lifetime of electron in excited state, and then we studied the hydrogen spectrum, in which we calculated the energy of the photons emitted during the transition of electron from higher to lower orbits, and how the spectrum are made, and then we calculated the energy of the different spectral lines, and then we calculated the wavelength of photon corresponding to different spectral line. Also we have seen the concept of H alpha and H beta line of Balmer series. So with this I conclude this lecture.
तो इस लेक्चर में हमने एटॉमिक फिजिक्स में एटॉमिक स्पेक्ट्रम तक ख़त्म कर लिया। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो टिल देन, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसे साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।